नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे चैनल जिसका नाम है ड्रीम पाठशाला। आज 29 जुलाई को रिलीज़ हुई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। 34 साल के बाद ये सुनहरा अवसर आया है जब एजुकेशन से रिलेटेड किसी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। तो आइए जानते हैं इस पॉलिसी में आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। आपके घर में अगर बच्चे हैं, कोई युवा हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आगे फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, या छोटे बच्चे हैं जो नर्सरी से लेकर या जीरो ईयर की जो एज है वहाँ से लेकर, ये उपयोगी है। बड़े सभी लोगों के लिए ये चीज़ उपयोगी होगी क्योंकि यहाँ पर बदलाव किया गया है सेकेंडरी एजुकेशन लेवल तक की चीज़ों में भी और हायर एजुकेशन में भी। तो आइए इस चीज़ के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। हम इसी तरीके की और वीडियोज़ भी बनाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं इस जो पॉलिसी आई है इसके बैकग्राउंड के बारे में कि इससे पहले क्या हुआ, कौन सी पॉलिसी आई, क्या नहीं हुआ। तो इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो किए गए हैं आफ्टर 34 ईयर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। इससे पहले की जो पॉलिसी आई थी वो 1986 में थी, तब से वो पॉलिसी चली आ रही थी। अगर शुरुआत से शुरू करें तो देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले आया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो आया था 1948 में। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया जो आया 1952-53 में। इसके बाद कोठारी कमीशन आया, मुख्य जो था वो कोठारी कमीशन था, जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर बनी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। यह 1968 की जो पॉलिसी थी वो एप्लीकेबल रही 1986 तक। 1986 में एक और नई पॉलिसी लाई गई जो अभी तक 2020 तक एप्लीकेबल थी। अब इस साल हम नई पॉलिसी लेकर आए हैं जिसे आज ही कैबिनेट ने पास कर दिया है और वह कहलाएगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें कुछ टारगेट सेट किए गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद में रखा गया है। हायर एजुकेशन 10+2 का जो सिस्टम हुआ करता था उसको ब्रेक कर दिया गया है। जो डिग्री सिस्टम होता था उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस किए गए हैं। तो इन सभी चेंजेस को हम पढ़ेंगे, विस्तार से इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोठारी कमीशन आया, उसके बेसिस पे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 बनी। इसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 का। उसमें क्या कर दिया गया, एजुकेशन को डाल दिया गया कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट में डालने का मतलब क्या है कि इस पर स्टेट भी लॉ बना सकता है, इस पर सेंटर भी लॉ बना सकता है। इसके बाद आई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जिसमें क्या किया गया, माइनर से अमेंडमेंट किए गए 1992 से। देखा जाए तो वही पॉलिसी 2020 तक अभी तक एप्लीकेबल थी। आगे अब ये नई पॉलिसी आएगी। इस पॉलिसी में क्या है, बेसिकली 27 मेजर पॉइंट्स हैं, जिनमें से 10 हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, 10 हैं स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड और 7 हैं कॉमन, जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह हो गई, वो दोनों में कॉमन है। किस तरीके से यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाएगा आपको एक ब्रीफ करके मैं बता देता हूँ कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें क्लास 6 से ही कोडिंग शुरू कर दी जाएगी। तो स्कूल के बच्चों को कोडिंग सिखाई जाए जिससे उनको मैथमेटिक्स जो होती है उस पर एक पकड़ बन जाए। तो विस्तार से हम इस चीज़ के बारे में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है, पहले बनाई गई थी TSR सुब्रमण्यम कमेटी, उसके बाद बनाई गई डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 21 मई 2019 को, जिसे आज फाइनली इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इस कमेटी में 9 मेंबर हैं, जिसके हेड हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंजन साहब। ये अभी जो थे इन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी शेयर किया है। अगर किसी मीडिया वाले को या किसी को भी उनसे बात करनी हो तो इन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी शेयर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसल्टेशन प्रोसेस क्या रहा, माई गव प्रोग्राम चलाएगा। माई गव प्रोग्राम के अंतर्गत 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ब्लॉक्स में बांटा गया, अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया गया और सभी से राय मांगी गई कि किस तरीके से एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जा सकती है। आप जो करंट में एजुकेशन पॉलिसी चल रही है उसमें किस तरीके से चेंजेस करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया। इसके बाद इसका ड्राफ्ट बनाया गया 2019 में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह लीजिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया, जिसकी समरी जो थी वो 22 लैंग्वेजेस में। 22 लैंग्वेज क्यों, क्योंकि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें
लैंग्वेज जो बनाई गई हैं वो कितनी बताई गई हैं? 22। ठीक है, उनमें उनकी लैंग्वेजेस में ऑडियो बुक रिलीज किया गया और फाइनली आज उसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो आइए अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हैं और हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें के कस्तूरी रंजन कमेटी बनी, TSR सुब्रमण्यम कमेटी बनी, 1986 के बाद ये नई कमेटी बनी, और भी बहुत सारी पॉइंट्स आएंगे जो आपको याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कौन सा नंबर का गोल है जिसे फॉलो किया जा रहा है और उससे रिलेटेड क्या चीज़ लेकर आई गई है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या लाया गया है? इसमें लाया गया है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। आगे से मैं इसे बोलूंगा ECCE, ECCE। तो जब भी मैं ECCE बोलूं आप समझ जाइए कि उसका मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। इसमें क्या है, बेसिकली आप जो बिल्कुल जो छोटी एज के बच्चे हैं, ठीक है, जो अभी प्री प्राइमरी के एज के बच्चे हैं, उनके लिए एक अर्ली चाइल्डहुड केयर, बेसिकली उन्हें पेरेंट्स को बताया जाएगा कि आप ये कीजिए, ये नहीं कीजिए, इन चीज़ों के बारे में उस चीज़ का यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल हम उस चीज़ को लेना चाहते हैं, तो यूनिवर्सलाइजेशन किया जा रहा है अर्ली चाइल्डहुड केयर का, जो कि हमारे क्या है, आपको याद हो तो DPSP में भी आता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर जो की जानी चाहिए। तो इससे हमारा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी अचीव करना हमारा टारगेट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 जो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड। तो उसको अचीव करने के लिए किया जा रहा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। क्लियर है? नेक्स्ट चीज़ जो लेकर आए हैं वो है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसमें क्या है, जब आप 6 से 9 साल के होंगे और आपकी एज होगी 1 से 3 साल, तो उसमें क्या होगा कि आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना, आप लिटरेसी को समझ पाएं, आप पढ़ना लिखना सीख पाएं, थोड़ा बहुत ABCD इस तरीके की चीज़ें सीख पाएं, आप नंबर्स से एक आपको नॉलेज हो जाए, आप नंबर्स से क्या हो जाए, ज्ञान आपको उन चीज़ों का मिल जाए कि हाँ ये शब्द होते हैं, ये मैथ्स होती है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, इन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। तो क्लास 1 to 3 में ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब जो अब तक का सिस्टम था, जो काम की चीज़ है वो हमारे लिए ये है कि अब तक का जो सिस्टम था वो था 10+2 का सिस्टम। आपको याद होगा 10th तक आपका एक लेवल का एजुकेशन चलेगा, उसके बाद आपको चॉइस मिलती थी कि आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है। क्लियर है? अब उस चीज़ को ब्रेक कर दिया गया है 5+3+3+4 में। तो मतलब आपको 15 साल का एक ये सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें क्या है, 3 साल आपके रहेंगे प्री प्राइमरी, 0 to 3 ईयर की जो एज रहेगी उसमें आपका रहेगा प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी में क्या होगा कि आपको पेरेंट्स को गाइडलाइंस दी जाएगी कि आप अपने बच्चे को घर पर ये चीज़ें सिखा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक खाका तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या गाइडलाइंस पेरेंट्स को दी जानी है। फिर उसके बाद आएगा 5 साल का 1 to 5, उसमें क्या किया जाएगा, क्लास 1 to 5 में जो होगा वो उसको प्लेज, मतलब उसको गेम्स खिलाए जाएंगे, एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस कराया जाएगा। बेसिकली किताबों का कम यूज़ और उसे प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो ज़्यादा दी जाए, जिससे वो एक सोसाइटी को समझ पाए। तो शुरू के 5 सालों में उसे ये चीज़ें दी जाएंगी। उसके बाद क्लास 6, 7, 8 जो है उसमें कराया जाएगा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन मतलब उसका कोर्स शुरू होगा, वो पढ़ाई को जान पाएगा और जब वो प्रैक्टिकल नॉलेज को सीख गया है तो उसे ही इंप्लीमेंट कर पाएगा अपनी क्लासेस में। तो क्लास 6, 7, 8 में उसे किया जाएगा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। क्लियर है? और आगे रहेंगी 9th to 12th। तो ये जो क्लासेस रहेंगी, जो 4 है हमारा लास्ट का, उसमें रहेगा 9 to 12th। अब देखिए इसमें क्या खास चीज लाई गई है, इसे बनाया गया है मल्टी डिसिप्लिनरी। कि अब तक क्या होता था कि अगर आपका बच्चा साइंस पढ़ रहा है, कॉमर्स पढ़ रहा है, आर्ट्स पढ़ रहा है, तो ये तो हो गए मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स। इसके अलावा अगर वो स्पोर्ट्स कर रहा है, कोई कन्फेक्शनरी की शॉप में काम कर रहा है, कोई और फैशन डिज़ाइनिंग की चीज़ें सीखना चाह रहा है, कोई क्राफ्ट के बारे में जानना चाह रहा है, इन सब चीज़ों को करिकुलम में ऐड नहीं किया जाता था। इन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ माना जाता था और उनके कोई खास पॉइंट्स नहीं होते थे। अब इन सब चीज़ों को कोर्स में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इसे बनाया जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि आपका बच्चा फिजिक्स के साथ अगर बेकरी का काम सीखना चाहता है तो ही इज अलाउड टू डू दैट। क्लियर है? फैशन का काम सीखना चाहता है तो वो कर सकता है, कन्फेक्शनरी खोलना चाहता है या कहीं इलेक्ट्रिशियन के पास जाकर बैठकर कुछ सीखना चाहता है, किसी भी कारपेंटर के पास जाकर सीखना चाहता है, तो वो अलाउ होगा उसे। और ऐसा 1 साल में उसे एक स्किल तो सीखनी ही है।
ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में होने क्या वाला है। होने ये वाला है कि 12th के बाद जब आप स्कूल से बाहर निकलें तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आपने ये स्किल्स सीख ली हैं, जो आपको फ्यूचर में आगे कॉलेजेस में और इन सब चीज़ों में हेल्पफुल रहेंगी। क्लियर है? फोकस हमारा जो रहेगा वो रहेगा मैथमेटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया जाए, मैथ्स पर फोकस किया जाए। मैथ्स का मतलब मैथ्स गणित सीखना नहीं है, मैथ्स का मतलब है मैथमेटिकल थिंकिंग, जो एनालिटिकल थिंकिंग है उसे इंप्रूव कर पाए। एनालिटिकल थिंकिंग अगर बच्चे की इंप्रूव होगी तो उसका IQ अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा। इसके लिए उसे सिखाई जाएगी क्लास 6 से ही कोडिंग शुरू कर दी जाएगी। क्लास 6 से कोडिंग शुरू करने का मतलब क्या है कि वो जो मैथ्स की न्यूमेरिक टर्म्स हैं, न्यूमेरिकल जो टर्म्स हैं, उनसे एक एक्वेंट हो जाए। ठीक है, उनसे जान पहचान होने लग जाए कि ये शब्दों का खेल है, ये जो मीनिंग है, जो आपके गणित के जो शब्द हैं उनका खेल है सब कुछ, 1 2 3 4। तो उनसे जब वो खेलना सीख जाएगा तो उसके लिए फ्यूचर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। बेसिकली ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो फ्यूचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो कोडिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज़ लाई जा रही है? और लाया जा रहा है न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्ली चाइल्डहुड टीचर एडल्ट, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो आपका NCERT और जो टीचर्स के लिए NTSE होता है ये मिलके बनाएंगी। जो किसके लिए बनाया जाएगा? अर्ली चाइल्डहुड जो है ECCE जो मैंने बताया उनके लिए अलग से बनाया जाएगा, टीचर्स के लिए अलग से बनाया जाएगा, एडल्ट्स के लिए अलग से बनाया जाएगा। क्लियर है? एक मतलब करिकुलम तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। आपके लिए शायद ये खुशखबरी भी हो और कुछ बच्चों के लिए एक निराशा भी हो सकती है कि बोर्ड एग्जाम्स जो हैं अब एक ऑप्शन दिया जाएगा कि साल भर की जगह आप सेमेस्टर वाइज या फिर ट्वाइस अ ईयर आप कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब बाद में हो सकता है गवर्नमेंट इसे मैंडेटरी कर दे, लेकिन अभी के लिए एक ऑफर है कि इसे एक ऐसा किया जा सकता है, ऐसा पॉलिसी में बोला है। और मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा नॉलेज एप्लीकेशन का, कि देखिए आज की डेट में क्या हो रहा है कि फिक्स सिलेबस है और बच्चे जो हैं मेहनत करके उसमें कहीं ना कहीं रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें आ जाती हैं। उन्हें पढ़ के आज की डेट में अगर आप परसेंट देखें तो 98-99% जा रही हैं। बच्चे डेफिनेटली काबिल हैं, बच्चे डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन क्या हो रहा है उनकी जो सोच है, उनको जो सीखने को मिल रहा है वो एक लिमिटेड है। ठीक है, तो उसे एप्लीकेशन कैसे उस चीज़ की जाए, तो नॉलेज की एप्लीकेशन जो है उस पे बेस्ड अब एग्जाम्स आया करेंगे, मतलब कंसेप्चुअल पेपर हुआ करेंगे। अब आपका ये नहीं है कि आपने रट लिया और रट के आपका काम चल गया, तो नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड आपके एग्जाम्स हुआ करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स। इसके साथ ही जो बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न है वो 2 तरीके का रहेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। तो ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में चेंज किया गया है। और क्या किया गया है, एक 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बच्चे का बनाया जाएगा। अभी तक का जो प्रोग्रेस कार्ड होता है उसमें क्या होता है, एक तरफ बच्चे के मार्क्स लिखे होते हैं कि इसमें इसको A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, 80% 90% मार्क्स आ गए। दूसरी तरफ लिखा जाता है एक तरीके से उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि इसका स्कूल में बिहेवियर कैसा था। ठीक है, तो वो एक तरीके का होलिस्टिक अप्रोच नहीं होती थी, होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं बताता था। अब क्या किया जाएगा, 3 तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाएगा। प्रोग्रेस कार्ड जो होगा उसे 3 तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। एक तो उसमें रहेगा सेल्फ असेसमेंट, दूसरा रहेगा उसके कलीग्स, उसके जो साथ पढ़ने वाले हैं वो लोग उसका प्रिपेयर करेंगे। अब ये दोनों में तो हो सकता है चांसेज है कहीं ना कहीं अच्छा ही मिलेगा। और एक जो है टीचर्स प्रिपेयर करेंगे। टीचर्स जो प्रिपेयर करेंगे उसमें क्या इंक्लूड रहेगा, उसमें इंक्लूडेड रहेगा कि लाइफ स्किल्स उसने कौन सी सीखी है। जैसा कि मैंने आपको अभी प्रीवियस अपना जो स्लाइड है उसमें दिखाया था कि आप क्या करेंगे, एक स्किल सीखने की कोशिश करेंगे। वोकेशनल आपको नॉलेज जो है वो बढ़ानी है। आप कारपेंट्री सीख सकते हैं, आप कन्फेक्शनरी का काम सीख सकते हैं, आप कोई भी क्राफ्ट का काम सीख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी काम सीखेंगे तो वो आपकी स्किल में काउंट की जाएगी और उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा पेरेंट्स के साथ कि इस बच्चे ने ये स्किल एक्वायर की है। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल क्लियर हो रहा है। आपको याद रखना है, ये आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं सारी चीज़ें। और अगर आप पेपर नहीं भी दे रहे हैं तो जनरल लाइफ में भी ये आपके आने वाले 10-15 साल में यही पॉलिसी रहेगी। तो आपको याद रहना चाहिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये किस तरीके से यूजफुल हो सकती है। फिर अब ये सब आपने इनपुट तो दे दिया, अब इसका आउटपुट क्या है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, ट्रैकिंग ऑफ लर्निंग आउटपुट। ट्रैकिंग की जाएगी कि हाँ जो हम एक्सपेक्टेड था उसी हिसाब से उसका आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है।
ठीक है। इसके बाद एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो है परख। परख की फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस का किया जाए असेसमेंट और उस असेसमेंट को किया जाए रिव्यू। समझ पा रहे हैं, मीनिंग को समझिए। परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया, असेसमेंट का रिव्यू किया और उसका क्या किया, साथ में एनालिसिस किया। एनालिसिस किसका किया, नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया आपको कि पूर्ण रूपेण 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए उसको जो नॉलेज एक्वायर की है उसका हम करेंगे एनालिसिस। तो ये बेसिकली क्या किए गए हैं, ये पहली बार किया जा रहा है, इससे पहले किसी भी पॉलिसी में ऐसा नहीं किया गया था। इसके लिए क्या किए जा रहे हैं, नेशनल असेसमेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे जो क्या करेंगे, बेसिकली परख जो है उसके बेसिस पर काम करेंगे कि बच्चों का असेसमेंट किया जाए। तो परख की फुल फॉर्म क्या रह जाएगी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, PAR एंड AKH, मतलब एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्लियर है दोस्तों। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, ऑफर बाई NTA। ठीक है, जो टेस्ट कंडक्टिंग एजेंसी है वो क्या करेगी, ऑफर करेगी। याद रखिएगा, ये मैंडेटरी नहीं किया गया है, ऑफर करेगी NTA कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कराया जाए सभी HEIs के लिए। इसका मतलब क्या है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का मतलब है कि जैसे अभी एक यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम अलग से कंडक्ट कराती है, दूसरी यूनिवर्सिटी अलग से कंडक्ट कराती है, तो उन्हें बोला जाएगा कि भैया सारे जो आप कोचिंग जितने भी आप यूनिवर्सिटीज हैं उन सब के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कराया जाए। ये ऑफर किया जाएगा, मानना ना मानना ये यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करेगा। क्लियर है। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे टीचर्स के लिए, जिससे वो उन परफॉर्मेंस को ध्यान रखें और जिस हिसाब से असेसमेंट किया जाना है उन्हें 2023 तक प्रिपेयर किया जाएगा इस चीज़ के लिए कि आपको आगे इसी हिसाब से असेस करना है बच्चों को, खुद को, और इसी तरीके से पढ़ाना है। तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स सेट किए जाएंगे कि आपको इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी तरीके का रिजिड सेपरेशन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं आपकी पढ़ाई के साथ, आप आर्ट्स सीखना चाहते हैं, एकेडमिक्स करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स सीखना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, इन सब को इक्वल वैल्यू दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इनको साहब ये आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो ये तो एक्स्ट्रा करिकुलर में है, आपके एकेडमिक्स में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। नहीं, अब सबकी वैल्यू बराबर है। अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको उसके भी पॉइंट मिलेंगे, आप म्यूजिक कर रहे हैं, आप वोकेशनल कुछ भी कर रहे हैं, उसकी वैल्यू काउंट होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लाइफ स्किल्स भी सीखना मैंडेटरी कर दिया गया है। क्लियर है। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, जो पॉपुलेशन का 3 से 4% होते हैं, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनको फिगर आउट किया जाएगा और उन्हें क्या किया जाएगा, एक्स्ट्रा उनको मतलब ध्यान दिया जाएगा कि हमारे देश के लिए ये एक एसेट है बहुत बड़ा, तो इनका अलग से ख्याल रखा जाए। फिर जेंडर इंक्लूजन के लिए फंड बनाया गया है, जिससे क्या है, जो बालिका शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जा सके। उसके लिए क्या किया गया है, KGBV होते हैं, मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं, उन्हें अब बढ़ाकर जो कहीं 8th तक, कहीं 10th तक हैं, उन्हें बढ़ाकर अब सभी स्कूल्स को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जितने भी हैं अब उन्हें कर दिया जाएगा 12th तक। क्लियर है दोस्तों, यहां तक समझ में आ रहा है। रिडक्शन किया जाएगा करिकुलम में, मतलब जो रट्टा है, जो किताबी ज्ञान है उसे कम किया जाएगा और जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसे बढ़ाया जाएगा। इस हिसाब से बोर्ड में भी एग्जाम में सिलेबस कम हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा CBSE ने 30% सिलेबस कम कर दिया था। तो इसी तरीके की अप्रोच है जिन्हें आगे लगाया जाएगा साइड बाय साइड। क्लियर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वोकेशनल शुरू कर दिया जाएगा क्लास 6 से। क्लास 6 से वोकेशनल शुरू करने का मतलब क्या है, इसमें इंटर्नशिप्स को इंक्लूड किया जाएगा। जैसे अगर आप लॉन्ड्री करना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी में सीखना चाहते हैं, आप क्राफ्ट्स में कुछ सीखना चाहते हैं, तो इनके लिए आपको 10-10 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप किसी जो लॉन्ड्री वाले हैं उनके पास जाकर देख सकते हैं कि आपको, क्योंकि देखिए हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर यही चीज़ आपको विद जॉब एज अ वोकेशनल ट्रेनिंग मिल जाती है तो आप फ्यूचर में इसे ही एक स्टार्टअप बना सकते हैं या इससे ही अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। पढ़ाई तो साथ में चलती ही रहेगी। क्लियर है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो ये जो किया गया, ये रिप्रेजेंट किया गया मिसेज अनीता कारवाल साहब द्वारा, जो है सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन। क्लियर है। अब हम बात करेंगे हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में भी बहुत मेजर चेंजेस किए गए हैं, आइए बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो चेंज है वो है 50% जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो बाई 2035 हमें लाना है। अब क्या है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का मतलब क्या है कि जितने भी बच्चे उस एज में
स्कूल में जाने के लिए एलिजिबल हैं उनमें से कितने परसेंट बच्चे आपके कॉलेज में एडमिट हुए। तो ये चीज ग्रॉस एनरोलमेंट होता है कि कितना एनरोलमेंट हुआ। ठीक है, इनमें से क्या किया जाएगा कि जो स्कूल एजुकेशन है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है, उसमें टारगेट रहेगा हमारा कि 100% रहे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और बाय 2035 जो हायर एजुकेशन है उसमें 50% हो जाए। क्लियर है? होलिस्टिक एजुकेशन लाया जाएगा। होलिस्टिक एजुकेशन का मैंने आपको सेकेंडरी लेवल में भी बता दिया था। होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब क्या है? हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम लाया जाएगा। अब मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम का मतलब क्या है? मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम का मतलब क्या है? आप सभी ने जहां तक है ग्रेजुएशन की होगी, तो क्या होता है अभी तक कि आपका 3 साल का या 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है। अगर आपने बीटेक वगैरह की है तो 4 साल का, उसमें भी अगर इंटीग्रेटेड कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ है तो 5 साल का, अगर आपने बीएससी वगैरह की है तो 3 साल का। एक इंटीग्रेटेड मतलब एक कंप्लीट कोर्स होता है कि अगर आप उस कोर्स को पूरा नहीं कर पाए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने 4 साल की डिग्री कर ली तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आपको डिग्री मिल जाएगी, उस डिग्री को लेकर आप जॉब ढूंढने जा सकते हैं, आपको कुछ नॉलेज एक्वायर हो गई होगी। लेकिन अगर आप 4 साल में या 6 साल में जितना भी टाइम है उसमें वो डिग्री को नहीं ले पाए तो आप खाली हाथ बैठेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो चीज़ अब खत्म की जा रही है। उसमें क्या किया जा रहा है कि आपने जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है। मान लीजिए कई बार फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आप अपनी एजुकेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो आप उस 1 साल का जो आपका सर्टिफिकेट है उसे लेकर जा सकते हैं और उस सर्टिफिकेट के आधार पर भी कहीं ना कहीं जॉब ले सकते हैं। 2 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आपको मिलेगा डिप्लोमा, 3 साल या 4 साल का जो भी कोर्स है एक बार वो कंप्लीट कर लिया तो आपको मिलेगी डिग्री। तो बेसिकली इसे क्या किया गया है? इसे ब्रेक किया गया है। ठीक है, कि मतलब बच्चा अब इससे एक मोटिवेशन भी मिलेगी कि अगर मैं 1 साल कंप्लीट कर ही लेता हूँ यार, छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, एटलीस्ट सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा। 1 साल करने के बाद उसे मोटिवेशन मिलेगा कि अगर मैं 2 साल कर लूँ तो मुझे डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल कंप्लीट कर लूँ तो मुझे डिग्री मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा? एनरोलमेंट रेशियो अपने आप बढ़ने लग जाएगा। क्लियर है दोस्तों? एमफिल जो है उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। एमफिल की अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हैं उनको फुलफिल करके, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करके आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनाया जाएगा, क्रेडिट ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है? इसको समझिए। इसका मतलब ये है कि आपने 2 साल ग्रेजुएशन की, उसके बाद आपने 1 साल का ब्रेक ले लिया। अभी तक क्या होता था कि आपने अगर सबैटिकल लीव ले ली है, आपने अगर कुछ नहीं किया है तो आपके वो क्रेडिट्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब क्या होंगे? यहाँ पर एक तरीके से सेविंग बैंक में आपका अकाउंट खुल गया, जैसे क्रेडिट बन जाता ना, जैसे डिजी लॉकर में एक बन गया, उसी तरीके से डिजी लॉकर में आपके ये जो आपने पहली साल में, दूसरी साल में, हर सेमेस्टर में जितने भी क्रेडिट एक्वायर किए हैं वो क्रेडिट एक अकाउंट की तरह जुड़ जाएंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे आपने 1 साल ग्रेजुएशन में पास कर लिया तो उसमें 25, 30, 50 जितने भी आपके क्रेडिट आपने एक्वायर किए वो एक आपके बैंक अकाउंट की तरह आपके डिजी लॉकर में पड़े रहेंगे। ठीक है, अब आप सबैटिकल आपने ले ली तो जब दोबारा आप उसे रिज्यूम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर से ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू कर सकते हैं आप अपने सेकेंड ईयर से, मतलब जहां छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। उससे आपके पुराने जो क्रेडिट्स हैं उन पर किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? फिर हम लेके आए मेरू, मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें लाई गई हैं, माइनर और मेजर। माइनर और मेजर का मतलब क्या है? माइनर और मेजर का मतलब ये है कि आप जो मेजर डिग्री करते हैं उसके साथ साथ एक माइनर डिग्री भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 6th स्टैंडर्ड से ही आप वोकेशनल कर सकते हैं, तो इसी में भी हायर एजुकेशन में भी यही किया गया है कि आप मेजर जो डिग्री करते थे उसके साथ ही मल्टी डिसिप्लिनरी है तो आप एक माइनर डिग्री भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट आपको जॉब में रहेगा ही। इसके बाद आगे देखते हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में 45,000 प्लस एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। इसका मतलब क्या है कि जनरली देखिए कॉलेजेस क्या होते हैं, एक यूनिवर्सिटी होती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कॉलेजेस हैं, और मान लीजिए राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें कुछ कॉलेजेस हैं। इसी तरीके से हर स्टेट में एक यूनिवर्सिटी होती है और बहुत तरीके की यूनिवर्सिटी होती हैं, टेक्निकल की अलग यूनिवर्सिटी, नॉर्मल अलग यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी में अंदर कॉलेजेस होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि एक ही यूनिवर्सिटी में 800 प्लस कॉलेजेस भी मिल जाएंगे आपको। तो इस केस में क्या होता है कि वो यूनिवर्सिटी और वो कॉलेजेस जो हैं थ्रू आउट द ईयर
एग्जाम्स ही कंडक्ट कराते रहते हैं, तो उनकी ऑटोनॉमी बड़ी हार्म होती है। तो इस केस में क्या किया गया है, ग्रेडेड ऑटोनॉमी का सिस्टम लाया गया है। ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि अब ग्रेड्स दिए जाएंगे, A+, A, B, इस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम किया जाएगा। और जो आपकी ग्रेड है, जैसे A+ है तो आपको बहुत अच्छी ऑटोनॉमी दी जाएगी, A+ तो कम ऑटोनॉमी, B तो आपको बोला जाएगा कि भैया पहले जाओ अपने आप को इम्प्रूव करके आओ। तो इस तरीके से ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी जाएगी। आपकी जितनी अच्छी रैंकिंग उतनी अच्छी आपको ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, स्वायत्तता, मतलब आपके पास स्वतंत्रता होगी कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकें। इसके बाद आएगा नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग। इसका मतलब क्या है, मेंटोरिंग का सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। मेंटरिंग का मतलब क्या होता है कि आप मेंटर बने, मतलब आपको अच्छी खासी मेंटरिंग मिले, ठीक है ना। मेंटरिंग का मतलब ये होता है तो वो फैकल्टीज को भी और स्टूडेंट्स को भी, दोनों को अच्छी सी मेंटरिंग मिल जाए आपको। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपको गाइड करने के लिए एक अच्छे टीचर मिल जाएं, टीचर हैं तो उनको भी गाइड करने के लिए आगे और अच्छे टीचर मिल जाएं। तो इस तरीके से मेंटरिंग की व्यवस्था की गई है। अब अभी तक देखा जाए तो रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो यूजीसी अलग से रेगुलेट करती है, एआईसीटीई अलग से रेगुलेट करती है, टीचर्स के लिए एनसीटीई अलग से रेगुलेट करती है। तो अब बोला गया है कि हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग रेगुलेटर्स की जगह सिर्फ एक रेगुलेटर बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा, बार बार का इंस्पेक्शन का जो है वो पंगा खत्म हो और सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जाए। मतलब आप क्या करें, खुद डिक्लेरेशन दे दें कि हाँ भैया हमारे पास ये चीज़ें हैं, जो भी क्राइटेरिया होते हैं उन सबको आप सेल्फ डिक्लेयर कर दें। जैसे आप अपना ITR भरते हैं, खुद भरते हैं, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन होती है कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरी इतनी इनकम है, ये है वो है। अगर आप गलत पाए गए तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। बार बार इंस्पेक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको देखिए 45,000+ कॉलेजेज हैं। अगर एक कॉलेज में एक दिन में भी इंस्पेक्शन किया जाए तो वो चीज़ फिजिबल नहीं है 45,000 कॉलेजेस में करना, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, आप ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर कर दीजिए, ठीक है, इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल रेगुलेटर की बात हो गई। कॉमन नॉर्म्स रहेंगे पब्लिक और प्राइवेट, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज हैं चाहे आप पब्लिक कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आपको जो पढ़ाना है, आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। सारे नॉर्म्स सेम रहेंगे। आपको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है, इतना ये रखना है, इतना वो रखना है, इस तरीके की वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, इस तरीके का बच्चों को माहौल मिलना चाहिए पढ़ने का, वो सब कुछ कॉमन रहेगा। कॉमन एजुकेशन नॉर्म्स रहेंगे सबके लिए, सिलेबस सबका सेम रहेगा। और फी फिक्सेशन इस तरीके से नहीं हो सकता कि एक सेमेस्टर की 1-2 लाख 5-5 लाख फीस रख दी जाए। एक फी फिक्सेशन कर दिया जाएगा कि गवर्नमेंट में अगर इतनी फीस है तो प्राइवेट वाला भी इतनी ही फीस रख सकता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। PPP मॉडल को अपनाया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है डिसइन्वेस्टमेंट की। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट को एजुकेशन में भी लाया जा सकता है। एजुकेशन में जो अभी तक हमारी GDP का खर्च होता है वो होता है 4.43%, जिसको बढ़ाकर किया जाएगा एट अर्लीस्ट पॉसिबल 6% के आसपास लाया जाएगा। बहुत पहले से यह माना जाता है कि अगर आप अपनी एजुकेशन और हेल्थ इन 2 सेक्टर्स में जितना ज़्यादा GDP को बढ़ाएंगे उतना आपका देश तरक्की करेगा। एजुकेशन में कम से कम 10% GDP का खर्च होना चाहिए, जो अभी की सिचुएशन में 4.43% है सेंटर और स्टेट को मिलाकर। उसे कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी 6% तक पहुंचाया जाए। क्लियर है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तैयार की जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में साइंस भी और सोशल साइंस भी। सोशल साइंस को इंक्लूड करने का मतलब क्या है कि अब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं जिनको फाइनेंस किया जा सकेगा। इसका मतलब क्या है, लोग रिसर्च की तरफ बढ़ेंगे, PhD स्कॉलर्स बढ़ेंगे, और जब रिसर्च बढ़ेगी देश में, R&D जब बढ़ता है तो आप मान लीजिए R&D बढ़ने लगेगा तो देश अपने आप उन्नति करने लगेगा। क्योंकि हमें जो चीज़ देशों से खरीदनी पड़ती है, विदेशों से खरीदनी पड़ती है, वो हमारे देश में ही बनने लग जाएगी, हमारे देश में ही रिसर्च होने लग जाएगी। हमारे देश के जो इतने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा माहौल ना मिलने के चक्कर में वो फॉरेन शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो अब इंडिया में ही काम करने के लिए एक उन्हें मोटिवेशन मिलेगी। जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं अभी भी। इंटरनेशनलिज्म किया जाएगा एजुकेशन का। जो फॉरेन के अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें इनवाइट किया जाएगा यहाँ पर काम करने के लिए।
उनके कॉलेजेस कैंपस यहाँ खोले जाएं, उन्हें इस तरीके का माहौल प्रोवाइड किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट खोला जाएगा पाली, पर्शियन और प्राकृत नॉलेज का। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री ये सब पढ़ी हो, मध्यकालीन और प्राचीन भारत का इतिहास अगर आपने पढ़ा हो, तो कहीं ना कहीं जो भी अभिलेख मिलते थे वो प्राकृत भाषाओं में, पर्शियन लैंग्वेज में, पाली लैंग्वेज में, इनमें मिलते थे। जैसा कि आपने पढ़ा हो मौर्य सम्राट जो अशोक थे उनके जो अभिलेख मिले वो प्राकृत भाषा में मिले। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो हिस्टोरियंस जो हैं उनकी आज भी भारत देश में बहुत कमी है। हिस्टोरियन में कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि करियर नहीं है, इसलिए वो हिस्टोरियन को ज़्यादा एक्वायर नहीं करते हैं लोग। तो अगर इसी तरीके के इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे तो लोगों का इतिहास के प्रति एक रुझान बढ़ेगा, जो कहीं ना कहीं ऐसा मान सकते हैं कि हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। मतलब हिस्ट्री में आप अपना करियर बनाने का सोच सकते हैं। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एक डेवलप किया जाएगा जिसमें हर बच्चे को ऑनबोर्ड किया जाएगा। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाएगा, टेक्नोलॉजी में सेल्फ असेसमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, जो अभी हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया जाएगा वो प्लानिंग के फील्ड में। जब आप प्लान कर रहे हैं किसी चीज़ को तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। टीचिंग में टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन लर्निंग, जैसा कि अब आप देख रहे हैं ऑनलाइन ड्रीम पाठशाला पर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और भी बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम बहुत अभी तो छोटे से ही हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आप प्लीज़ हमें शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को। ठीक है, ये चीज़ें हमें मोटिवेट करेंगी और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करेंगी। तो टीचिंग में, लर्निंग में, असेसमेंट में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। किस तरीके से चीज़ों को असेस किया जाए, बच्चा किस हिसाब से अपने आप को डेवलप किया जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी वो फैक्टर है जो मैंने आपको शुरू में 27 पॉइंट जो बताए थे, जिसमें 10 थे सीनियर सेकेंडरी लेवल तक और 10 थे हायर एजुकेशन लेवल तक। जो बचे हुए 7 थे जो कॉमन थे, उनमें से एक है टेक्नोलॉजी। मतलब यह सीनियर सेकेंडरी लेवल तक भी काम आएगा और आपका हायर एजुकेशन में भी काम आएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंडियन लैंग्वेजेस में रिसर्च चालू की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्टोरियन में अब एक करियर आप सोच सकते हैं, क्योंकि इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय लैंग्वेज जो हैं उनमें आप रिसर्च कर सकते हैं। लैंग्वेज फैकल्टी जो है उनकी बहुत अच्छी डिमांड होने वाली है। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, जैसा कि अभी तक आपने देखा होगा कि बहुत सभ्यताएं मिलती हैं लेकिन उनको ट्रांसलेट नहीं कर पाते, उनको इंटरप्रेट नहीं कर पाते, तो अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं आसान हो पाएंगी। प्रमोशन ऑफ लोक विद्या जो होती हैं उनका प्रमोशन किया जाएगा। कल्चरल अवेयरनेस ऑफ इंडियन लिटरेचर, मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जो साहित्य है, भारतीय जो इतिहास है, उस पर एक बहुत बड़ा फोकस किया गया है। तो आप इस फील्ड को एज अ करियर चूज कर सकते हैं अगर ये पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट की जाती है। इसके बाद दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे, जिससे कि जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड भाई बहन होते हैं उन्हें भी उस सॉफ्टवेयर को सीखने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब इस तरीके के सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया जाए जो उनके लिए भी फ्रेंडली हो, फिजिबल हो। ठीक है, ई कंटेंट, जो ऑनलाइन कंटेंट प्रिपेयर किया जाएगा वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी किया जाएगा। उस रीजनल लैंग्वेज में 8 लैंग्वेज चूज की गई हैं, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, गुजराती, मराठी, बंगाली, ये 8 लैंग्वेज चूज की गई हैं हमारे भारत देश के अलग अलग कोनों से। उनमें भी ये रीजनल लैंग्वेज में आपका कंटेंट तैयार रहेगा, हिंदी इंग्लिश में तो रहेगा ही। वर्चुअल लैब्स बनाई जाएंगी, जो आईआईटी मद्रास ने ये चीज़ शुरू कर दी है। वर्चुअल लैब्स का मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस देगा कि लैब में ये होता है, तो वर्चुअली आप एक प्रैक्टिकल, आपको उस लैब में ही प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस करा देगा। ऐसा चीज़ आईआईटी मद्रास ने शुरू कर दी है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा, तो टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया जा रहा है। लिटरेचर में कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया जा रहा है। हिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट में, वोकेशनल पार्ट में, इन चीज़ों में बहुत अच्छा रोल प्ले किया जाएगा। तो हायर एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं वो हैं श्री अमित खरे। इनसे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। तो मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में विस्तार से बता दिया। अब मैं बात करता हूं कि इस चीज़ का आउटकम क्या होने वाला है, कि जो ये पॉलिसी बनाई गई है, क्या तो इससे बेनिफिट होंगे, क्या इससे लुक फॉरवर्ड हम कर सकते हैं, क्या हम फ्यूचर में इसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सलाइजेशन किया जा रहा है ECCE का, ठीक है ना। तो
उससे हम अचीव कर पाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, जो कि हमारा टारगेट है 2030 तक हमें अचीव करना है। अटेनिंग फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरेसी स्किल बाय 2025, जो कि मैंने आपको बताया कि शुरू से 6 से 9 साल का जो बच्चा है उसे क्या फोकस कराया जाए कि वो नंबर्स को सीखे, ठीक है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको सीखे, फाउंडेशन को अपनी को स्ट्रॉन्ग करे, शब्दों का ज्ञान हो, संख्या का ज्ञान हो, इन सब चीज़ों को सिखाया जाए और इन सब चीज़ों में दक्ष हो जाएं। इसका हमारे अचीव करने का टारगेट है कि हम 2025 तक ये अचीव कर लें। क्लियर है दोस्तों? 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो प्री स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में रहे और 50% हायर एजुकेशन में रहे। 2 करोड़ बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं आज की डेट में, उन्हें वापस मेन स्ट्रीम में लाने का एक टारगेट सेट किया गया है कि 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो आज की डेट में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें वापस स्कूल्स में लाया जाए। इसके बाद टीचर्स को तैयार किया जाए कि भैया आप इस तरीके से असेसमेंट में आपको रिफॉर्म्स लाने हैं, इस तरीके से नया असेसमेंट होगा, तो टीचर्स को भी प्रमोट करना पड़ेगा, टीचर्स को भी वो चीज़ सिखानी पड़ेगी कि आगे का जो असेसमेंट है वो सेल्फ असेसमेंट होने वाला है, कलीग्स असेसमेंट करेंगे और टीचर्स असेसमेंट करेंगे। टीचर जो असेसमेंट करेंगे उसमें क्या होगा कि एक कौन सी स्किल आपने सीखी, तो इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए टारगेट सेट किया गया है कि टीचर्स को तैयार कर दिया जाए कि 2023 तक वो तैयार हो जाएं कि हम इस तरीके का असेसमेंट करने के लिए रेडी हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम, सभी को इंक्लूजन की जो हम बात करें, जैसा कि हमने बताया कि 2 करोड़ बच्चों को हम शामिल करना चाहते हैं, जो बच्चे वोकेशनल को सीखना चाहते हैं उनको शामिल किया जाए, तो एक तरीके से एक इंक्लूसिव पॉलिसी लाई जाएगी। बोर्ड एग्जाम जो है उसमें कोर कंसेप्ट पर फोकस किया जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पर फोकस किया जाएगा, रट्टाफिकेशन को खत्म किया जाएगा। हर बच्चे को एटलीस्ट एक स्किल जो है, जब वो स्कूल से बाहर निकले तब उसके पास एटलीस्ट एक स्किल तो होनी ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी फोकस कर रहा है कि जब बच्चे के पास स्किल होगी तो कहीं ना कहीं वो जॉब सीकर नहीं होगा बल्कि जॉब गिवर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। कॉमन स्टैंडर्ड्स रखे जाएंगे, कॉमन स्टैंडर्ड्स रखे जाएंगे, चाहे आप पब्लिक स्कूल में हैं चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होने वाला है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होने वाला है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में, कॉलेजेस में किस तरीके से न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी लाई गई है 2020 उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद हमने आउटकम्स पढ़े कि किस किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसके क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, बच्चों को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा, किस तरीके से उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, और भी हमने पूरा डिटेल एनालिसिस किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक बटन ज़रूर दबाएं और लाइक बटन दबाकर हमारे इस जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक